जगत गुरु भगवान कृष्ण का स्मरण करते हुए मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार आपके धर्म मीमांसा चैनल पर आप सभी विद्वज्जनों, सुधी श्रोताओं, धर्म ध्वजवाहकों, सनातन धर्मियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आपके सम्मुख मैं उपस्थित हुआ हूं उसी वातावरण में जिस वातावरण से आप पूरी तरह परिचित हैं, पूर्व परिचित हैं, सबको ज्ञात है। वह वातावरण है युद्ध का। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध का वातावरण है। इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि युद्ध कब हो सकता है, यदि अभी समय लग रहा है तो क्यों लग रहा है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख करना मैं परम आवश्यक मानता हूं और हमारे जो श्रोता हैं उनको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि युद्ध तो पाकिस्तान से होगा, भारत का जो संभावित है। लेकिन आप देखिए इसमें फुदक कौन रहा है, तो फुदकने वाला है बांग्लादेश। वह बांग्लादेश जिसका जन्म ही भारत के कारण हुआ। ये जो विश्व का इतिहास है उसकी एक बहुत बड़ी मान्यता है, या कहिए कठोर सत्य है, कि कोई भी देश या राष्ट्र कितना भी छोटा क्यों न रहा हो, उसको तोड़ना बहुत कठिन काम होता है, बहुत दुष्कर कार्य है। एक उदाहरण हमारे निकट है श्रीलंका का, जहां पर तमिल विद्रोहियों ने लंबे समय तक श्रीलंका सरकार की नाक में दम कर दिया, लेकिन फिर भी श्रीलंका को तोड़ नहीं पाए। उनकी बुरी हालत थी श्रीलंका वासियों की, श्रीलंका सरकार की। कई बार ऐसा लगता था वो देश टूट जाएगा, लेकिन नहीं टूटा। ऐसे ही आपको अनेक उदाहरण मिल जाएंगे संसार में कि भले देश छोटा हो लेकिन वो टूटता नहीं है। इसके बड़े गूढ़ कारण है, कुछ गंभीर कारण है। पहला तो यह है कि सरकार जो भी होती है, जिस देश की भी होती है, एक प्रकार से उस देश के जो अधिकतर लोग हैं, सभी नहीं तो अधिकतर लोग हैं, उनकी जो सामूहिक शक्ति है उसका प्रतीक है। और वो जो सामूहिक शक्ति है, संसाधन है, उसका समुच्चय है। तो वैसे में कोई विद्रोही क्या इतना बलवान हो सकता है कि उस सम्मिलित शक्ति को चुनौती देकर उसको परास्त कर दे? ये बड़ा कठिन कार्य है और उदाहरण नहीं मिलते हैं संसार में, दुर्लभ है। इस कारण से पूर्वी पाकिस्तान भी पश्चिमी पाकिस्तान, ये दो खंड में नहीं बंटते यदि भारत की सेना वहां नहीं जाती, और वो भी बहुत बड़ी संख्या में। तो एक तो कारण इसका यह था कि पाकिस्तान बना ही था टूटने के लिए, क्योंकि दो हिस्सों में बटा हुआ देश था और बीच में उसका शत्रु देश था, और बीच की दूरी कितनी थी, तो 2500 किलोमीटर। तो आप प्रशासन कैसे कर सकते थे, शासन कैसे चला सकते थे, संवाद कैसे स्थापित कर सकते थे? तो ये तो बड़ा दुष्कर कार्य था। फिर भी 25 वर्ष तो चला था और आगे भी संभवतः चलता, क्योंकि पाकिस्तान के पास सेना थी, सेना के पास बल होता है। उस बल से बांग्लादेश को प्रताड़ित किया जाता था, अत्याचार किया जाता था। तो यह संभव इसीलिए हो पाया कि भारत ने हस्तक्षेप किया, और वह हस्तक्षेप ऐसा हस्तक्षेप नहीं था, वो सैन्य हस्तक्षेप था। लेकिन आज विडंबना देखिए कि वह बांग्लादेश उसी भारत को रात दिन कोसता है। कुछ दिन पूर्व यूनुस जो वहां का अभी मुखिया बना हुआ है, वो गया था चीन, और चीन को उसने चुग्गा फेंका कि भारत का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है उसको यदि उस पर आप यदि अधिकार जमा लें, कब्जा कर लें,
तो आपको एक रास्ता हो जाएगा और बांग्लादेश तक का रास्ता मिल जाएगा। और अब देखिए, एक व्यक्ति है बांग्लादेश में जिसने ये बात कह दी है कि उधर पाकिस्तान से युद्ध करो और इधर हमें अवसर मिलेगा कि हम इस पूर्वोत्तर भारत को भारत से अलग कर देंगे। तो ये ऐसा ही है जैसे चूहा हाथी को चुनौती देता। मतलब हम इसको विक्षिप्त कह सकते हैं, पागल कह सकते हैं, क्योंकि ये तो सनकी वाली बात है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारतीय सेना को आप भूल जाइए एक मिनट के लिए। जो हमारा पूर्वोत्तर का हिस्सा है उसमें जो राज्य हैं उनके पास जो पुलिस बल है और वहाँ जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल होते हैं उतना ही काफी है बांग्लादेश को पराजित करने के लिए, बांग्लादेश को परास्त करने के लिए। क्योंकि बांग्लादेश के पास नाम मात्र को सेना है। बहुत वर्ष पूर्व मैंने बांग्लादेश पर एक विश्लेषण किया था, एक लेख लिखा था, एक शोध पत्र लिखा, जिसमें मैंने बताया कि बांग्लादेश की जो कुछ साल पहले तक आर्थिक प्रगति को लेकर के बड़ी चर्चा होती थी और हमारे भारत के जो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी हैं उनके लिए तो बांग्लादेश पोस्टर बॉय बन गया था। लेकिन मैंने अपने विश्लेषण में बताया था कि बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति है उसके अनेक कारण हो सकते हैं। पहली बात तो वो प्रगति उतनी थी ही नहीं जितनी बताई जाती थी, लेकिन मान लीजिए जितनी भी प्रगति थी तो उसका एक मौलिक भेद है पश्चिमी पाकिस्तान से इसके साथ। मौलिक भेद क्या है? पाकिस्तान के पास 6 लाख की फौज है और पाकिस्तान के जो संपत्ति है, उसके संसाधन है, उनका अधिकांश जो है सेना को मेंटेन करने में, सेना के रख रखाव में या सेना को बनाए रखने में व्यय हो जाता है और वह व्यय बांग्लादेश का बच जाता है। क्योंकि बांग्लादेश की विडंबना यह है कि एक ओर भारत है, दूसरी ओर चीन है। यदि आप चीन को ले लें तो, और भारत से 3 तरफ से घिरा हुआ है और किसी देश से उसका कोई इतना संपर्क नहीं है, तो भारत से वो लड़ नहीं सकता और किसी और देश से उसको कोई खतरा नहीं, इसलिए उसने सेना पर कभी ध्यान दिया नहीं और सेना बनाई नहीं उस प्रकार से। इसलिए उसकी आर्थिक प्रगति में इस पहलू का भी बड़ा योगदान है। तो जो भी हो, बांग्लादेश को लेकर के तभी मैंने बहुत सारी बातें बताई थी और यही बताई थी कि वहाँ पर इस्लामी कट्टरपंथ कम नहीं है और जो इस्लामी कारोबार हो रहा है आतंक का, वो भी कम नहीं है। और समय ने ये सिद्ध किया। देखिए, शेख हसीना को वहां से भगा दिया गया और आज वहां पर जो शासन है वो एक प्रकार से अवैध है। यूनुस नाम का व्यक्ति कोई नेता नहीं है, किसी पार्टी का प्रतिनिधि नहीं है, वो तो यूं ही एक व्यक्ति है जिसको कुछ समय के लिए बना दिया गया। तो ये जो पूर्वोत्तर भारत पर जो धमकी दी जा रही है वो ऐसे ही है जैसे कोई चूहा पागल हो जाए और हाथी के सामने आकर के और उसको चुनौती दे दे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस पाकिस्तान को भारत के आक्रमण का भय है वहां पर क्या क्या हालत हुई। वहां एक सांसद है सज्जन, उनका वीडियो आज दिन भर चल रहा है। एक पत्रकार ने सांसद महोदय से पूछा कि भारत पाकिस्तान में जब युद्ध होगा तो आप क्या करेंगे, क्या आप लड़ेंगे? उन्होंने कहा कि मैं तो इंग्लैंड चला जाऊंगा। इस एक वक्तव्य में बहुत कुछ गूढ़ छिपा हुआ है। इंग्लैंड चला जाऊंगा, इंग्लैंड भाग जाऊंगा कह लीजिए, पाकिस्तान छोड़ दूंगा, तो ऐसा कोई व्यक्ति क्यों कह सकता है? इसलिए कह सकता है कि उस व्यक्ति को पाकिस्तान की सेना पर कोई भरोसा नहीं। अब आप देखिए कि पाकिस्तान का सांसद, पाकिस्तान की सेना पर उसको भरोसा नहीं है, उसको लग रहा है कि भाई पाकिस्तान की पराजय असंभावी है और ऐसी स्थिति में मैं पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं रह सकता, तो मैं इंग्लैंड भाग चला। उसी पत्रकार ने दूसरा प्रश्न किया
कि क्या आप नहीं चाहते हैं ऐसी स्थिति में कि आप मोदी जी से बात करें, भारत के प्रधानमंत्री से, ताकि इसका कोई समाधान निकले। तो उनका कहना है कि मोदी क्या मेरी मौसी का बेटा है कि वो मेरी बात मान लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि मोदी मेरी बात क्यों सुने, मोदी मेरी बात तो नहीं सुन सकते ना। तो आप देखिए कि जिस देश पर आक्रमण होना है उसके सांसद का वक्तव्य कैसा है, और जो देश न 3 में है न 13 में है आज की तारीख में, बांग्लादेश, उसके लोग क्या बोल रहे हैं। तो मुझे याद आता है एक सज्जन ने कहा अभी हाल में, बड़ी अच्छी बात कही, कि युद्ध तो पाकिस्तान के साथ होगा, लेकिन बांग्लादेश ने यदि अधिक कुछ हलचल की, कुछ हरकत की, तो वो फ्री में पिट जाएगा। और ये बात सही है। उस बांग्लादेश के पास, जिस बांग्लादेश के पास सेना नहीं है और ऐसे ऐसे वक्तव्य जारी कर रहा है भारत को चिढ़ाने के लिए, भारत को खुजली करने के लिए, तो उसकी क्या दुर्गति होगी मैं और आप बैठ के अनुमान लगा सकते हैं। ऐसा संभव है कि जब पाकिस्तान से युद्ध चल रहा हो और बांग्लादेश ने यदि अधिक कुछ खुजली की तो बांग्लादेश पर भी चढ़ाई हो जाए। और कुछ तो वहां पर हमारे बहुत बड़े लंबित विषय हैं जिनका भी समाधान करना बहुत आवश्यक है। वो यह है कि जो चिकन नेक कहते हैं, सिलीगुड़ी के पास बड़ी पतली सी पट्टी है जो शेष भारत को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ती है। उस पट्टी को चौड़ा करने का समय आ गया है और वो वहां पर हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं, और यदि आवश्यकता पड़े तो थोड़ा बहुत औपचारिक सहयोग हमारी सेना से लिया जा सकता है, और उसको करने का अवसर आ गया है। तो मैं इस रूप में देखता हूं कि बांग्लादेश को दंड देना भी हमारा कर्तव्य बन गया है और इस पर बिल्कुल हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारे ध्यान से ओझल ना हो, हम इसको बार बार इसको इग्नोर ना करें, बार बार इस पर ये ना कहें कि नहीं ये तो क्या करेगा, नहीं करेगा। अरे कुछ नहीं करेगा तो तुम्हारी भाषा में, तुम्हारी बोलचाल में कोई मर्यादा तो होनी चाहिए। तुम जानते हो कि भारत के बिना तुम जीवित नहीं रह सकते हो, तुम्हारा अस्तित्व तो खतरे में आ सकता है, फिर भी ऐसी भाषा, फिर भी ऐसी बात। तो एक तो ये पहलू हुआ जो मैं समझ रहा था आपके समक्ष रखा जाए। दूसरा, भारत का अभी का जो कहिए कि रुख क्या है, युद्ध के वातावरण में, मैंने आरंभ में कहा कि हम उस पर चर्चा करेंगे कि युद्ध के वातावरण में भारत कैसा दिख रहा है, भारत का कहिए कि उसकी छवि क्या है, संसार किस रूप में भारत को देख रहा है और भारत अपने आप को किस रूप में प्रस्तुत कर रहा है। 3 नेताओं के मैं नाम लेता हूं। एक तो हमारे हो गए प्रधानमंत्री, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सबसे पहले मुंह खोला और बिहार में चुनावी रैली तो क्या कहा जाए, सार्वजनिक रैली कह सकते हैं, में उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में पाकिस्तान के विरुद्ध, पाकिस्तान का बिना नाम लिए भाषण दिया। ये पहला युद्ध का कह सकते हैं उद्घोष था, जय घोष था, क्योंकि प्रधानमंत्री के मुंह से बात निकल आ रही थी और जिसमें उन्होंने बड़ी ही दृढ़ता के साथ ये कहा कि आतंकवादी संसार के किसी भी कोने में हो, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, आतंकवादियों का साथ देने वाले जो हैं उनको भी नहीं छोड़ेंगे। यह बात प्रधानमंत्री ने कही। उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने एक तो और अवसरों पर अपने इस दृढ़ता, अपने इस संकल्प को दोहराया है। अभी कल की बात है, अंगोला के राष्ट्रपति के समक्ष जब वो बात कर रहे थे तो यहाँ भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया। तो ये शुद्ध रूप से हमें आपको समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री संसार को प्रत्यक्ष रूप से संबोधित
कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव अंग्रेजी बोलने का नहीं, लेकिन हिंदी में बोलने पर अनुवाद होता है और फिर वो विश्व समुदाय में जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अनुवाद का भी झंझट क्यों रखें, जो हम बोल रहे हैं, जैसे भी बोल रहे हैं वैसे ही लोग ग्रहण करें। और ये काम उन्होंने 2 बार तो कम से कम कर ही दिया। अब आगे देखिए कि इस बीच में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने बहुत जोर से प्रचंड भाषण दिया है। और उनका जो एक वाक्य है कि आतंकवादियों को चुन चुन कर मारा जाएगा, चुन चुन कर जवाब दिया जाएगा, तो मारना ही उसका जवाब है, ये उन्होंने कहा है और बड़ी कठोरता से कहा है। दृढ़ संकल्प उनका इस वक्तव्य में दिखता है। तीसरे हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका आज का वक्तव्य है जो ध्यातव्य है, ध्यान देने योग्य। उन्होंने आज इतना अच्छा वक्तव्य दिया है जो मुझे लगता है एक अर्थ में तो प्रधानमंत्री ने जो कहा और अमित शाह ने जो कहा उससे भी अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उसमें देश की धड़कन है। उन्होंने कहा देश जो चाहता है वही होगा, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा, देश जो चाहता है वही होगा। क्योंकि अभी तो आतंकवाद आतंकवाद हो रहा है और हम आप आतंकवाद आतंकवाद नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं विश्व मानचित्र से पाकिस्तान मिट जाए, इस बार पाकिस्तान नाम का देश न रहे। क्योंकि आज का जो वातावरण है वो संभवतः जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है और भारत स्वतंत्र हुआ है तब से इतना अनुकूल वातावरण कभी बना ही नहीं। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान स्वतंत्र होने के मुहाने पर बैठा हुआ है। और खैबर पख्तूनख्वा, जिसको केपीके बोलते हैं, उसकी 2 संभावनाएं हैं। एक, वो स्वतंत्र रह सकता है, दूसरा अफगानिस्तान में मिल सकता है। अधिक संभावना अफगानिस्तान में मिल जाने की है, क्योंकि जो पश्तून है लोग, और आप जानते हैं कि वहां की भाषा अफगानिस्तान की पश्तो है, तो जो पठानी है सब अफगानी लोग, और डूरेंट लाइन को मानते नहीं, इसलिए अधिक संभावना है वो उससे मिल जाए। भारत और तालिबान के बीच का जो भी संबंध है वो बड़ा मधुर है, मित्रवत है, और पाकिस्तान के साथ उसका जो संबंध है तालिबान का वो शत्रुवत है। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि जब पाकिस्तान पर भारत आक्रमण करेगा, पाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से पर, तो पूर्वी हिस्से पर, तो अफगानिस्तान उसके पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण कर सकता है। और जो केपीके है, खैबर पख्तूनख्वा, जिसको परंपरा से अंग्रेजों के समय में उसका नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, या हम हिंदी में कहते हैं सीमांत प्रांत, तो वो अफगानिस्तान में मिल सकता है। सिंध में आंदोलन चल रहा है, सिंध भी टूट सकता है, लेकिन अभी टूटेगा या नहीं टूटेगा इसमें कुछ हो सकता है, किंतु परंतु रहे। लेकिन यदि बलूचिस्तान टूट जाता है, खैबर पख्तूनख्वा चला जाता है, और जो पीओजेके है, गिलगित बल्तिस्तान है, वो भारत ले लेता है, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि 2 ही उसके प्रांत बचेंगे, पंजाब और सिंध, तो ये दोनों भी साथ साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि पंजाब शोषक है और सिंध शोषित है। सिंध पर पंजाबी फौज ने, सेना ने बहुत अत्याचार किया है और वो उसके साथ नहीं रहना चाहता सिंध। तो वहां पर सिंधु देश, जिए सिंध, इस तरह के नाम चल रहे हैं और संभावना है कि वो भी अलग हो जाए, पाकिस्तान मानचित्र पर से मिट जाए। तो ये जो 3 नेताओं के वक्तव्य मैंने आपके सामने रखे,
अब एक चौथा नेता बहुत ही सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं, और आज की स्थिति ऐसी है कि संसार भर में हर देश ईर्ष्या करता होगा कि भारत के पास इतने योग्य विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर। एस जयशंकर ने वक्तव्य दिया, और उनका एक वक्तव्य नहीं है, उनके कई वक्तव्य हैं, लेकिन आज जो इस वक्तव्य की का मैं उल्लेख करने जा रहा हूं वह सर्वोपरि है। यूरोपियन यूनियन ने, यूरोपीय संघ है, संघ का मतलब है 27 देशों का जो समुच्चय है उसका प्रतिनिधि, तो ईयू का वक्तव्य आया कुछ ऐसा कि भाई भारत और पाकिस्तान को कुछ मिलकर ऐसा करें कि युद्ध न हो, मतलब युद्ध टल जाए, तरह तरह की बातें उसने की। एस जयशंकर पर की उस पर जो प्रतिक्रिया आई है वो हम और आप सोच करके ही गौरव की अनुभूति होती है उसके बारे में। एस जयशंकर ने कहा कि आप पार्टनर बनिए, प्रीचर नहीं, अर्थात हमारे काम में आप सहयोग कीजिए पार्टनर की तरह, उपदेशक की भूमिका में मत आइए। और यह इतना प्रचंड उत्तर है, इतना प्रचंड उत्तर है कि ईयू को लगता है उसके गाल पर ऐसा तमाचा लगा है कि वो बैठ के गाल सहला रहा होगा। अमेरिका के मंत्रियों के भी फोन आए और एस जयशंकर ने खुल के कहा कि हमें जो कुछ भी करना है हम करेंगे और इसको छोड़ेंगे नहीं। इसमें कुछ समझौते वाली बात अब नहीं है, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मैंने जो कहा आपको कि ये जो हमारे नेता हैं इनके जो वक्तव्य हैं और भारत की जो तैयारी है, उस तैयारी से इतना कठोर संदेश संसार को दिन प्रतिदिन जा रहा है कि भारत की छवि बन गई है एक मजबूत, कठोर, शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में, जो सामर्थ्यवान है, जो शक्तिशाली है और कुछ भी करने को स्वतंत्र है। उस पर किसी का दबाव काम नहीं करता, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो या कितना भी बड़ा देश कोई क्यों ना हो, उसका दबाव काम नहीं करेगा भारत पर। यह छवि भारत की बनी है जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब अंतिम बात, युद्ध कब हो सकता है, यह यक्ष प्रश्न है। सभी यही प्रश्न कर रहे हैं और सबसे अधिक जो घबराया हुआ वो पाकिस्तान। उसके एक मंत्री ने रात में 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भारत 24 से 36 घंटे में आक्रमण करेगा। भारत आक्रमण करेगा ये जानकारी उसको कहां से मिली? यह उसका भय बोल रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि जानकारी सही होती तो 36 घंटे के 48 घंटे अब गुजर गए, भारत ने तो आक्रमण किया नहीं। उसका भय बोल रहा है और इस भय के कारण पाकिस्तान पिट रहा है, पाकिस्तान की बुरी हालत हो रही है। एक एक पल बिताना उसके लिए ऐसा लग रहा है जैसे एक एक बरस बीत रहा हो, क्योंकि इस बीच में बलूचिस्तान के 2 शहरों पर, कलात क्षेत्र में वो 2 शहर आते हैं, उन पर बलूचियों ने अधिकार जमा लिया है। वहां अब कोई नहीं है पाकिस्तान, वहां कोई सेना नहीं है, वहां कोई पुलिस नहीं है, उन पर झंडा गाड़ दिया है बलूचियों ने। क्योंकि जैसे जैसे बलूचिस्तान से सैनिक निकल के पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर, भारत से सटी सीमा की ओर आ रहे हैं उनके सैनिक, वैसे वैसे बलूचियों का मनोबल बढ़ रहा है। वहां मैदान खाली हो रहा है और उस खाली मैदान को सरपट उस पर दौड़ते हुए उस पर अधिकार जमाना है। भारत के लिए इससे अधिक सुखद बात क्या हो सकती है? बिना युद्ध किए, बिना डंडा चलाए, बिना पाकिस्तान में हमारी सेना घुसे, ऐसे ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं केवल भय के वातावरण के कारण।
मैं मानता हूं कि भारत में जो भी रणनीतिकार हैं, विशेषकर सेना में, उनके वो यही गणना कर रहे होंगे कि कब ऐसी स्थिति हो जब पाकिस्तान स्वयं टूटने लगे, पाकिस्तान स्वयं संसाधन विहीन हो जाए, पाकिस्तान स्वयं मरने को तैयार हो जाए। उस समय हमारी सेना मानेगी कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसमें जो समय लग रहा है वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। उस समय ही तो हमारी जीत को सुनिश्चित करने जा रहा है। इसमें जितना समय लगेगा भारत के लिए उतना सुखद परिणाम लाएगा। क्योंकि आप देखिए कि पाकिस्तान में कैसे कैसे परिवर्तन 24 घंटे हो रहे हैं, सब डरे हुए और सारे संसार में पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, सबके पास जा रहा है कि कोई हमें बचा ले, कोई मध्यस्थता कर दे, कोई भारत को समझा दे। उनके इस रुख से, व्यवहार से पता चल रहा है कि संदेश उनको पहुंच चुका है। उनको मालूम है कि भारत इस बार छोड़ेगा नहीं। उनको यह भी पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसी चीज अब नहीं होगी, जो होगी बहुत बड़ी चीज होगी। इसलिए वो और भयभीत है। और अभी पिछले 2 दिनों में कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिनसे हम आप भी मान सकते हैं कि अब संभवतः बहुत विलंब नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री संभवतः कल या परसों एक बार वायुसेना के हमारे जो प्रमुख हैं उनसे मिलते हैं और एक बार हमारी नौसेना के प्रमुख से मिलते हैं, अलग अलग। तो आप देखिए कि एक बैठक तो उनकी पहले ही हो चुकी थी, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख थे और तीनों सेनाओं के जो सम्मिलित सीडीएस हैं वो भी थे। उनसे तो उनकी वार्ता हो गई थी और प्रधानमंत्री ने घोषणा कर दी थी कि हमने समय, स्थान, टारगेट सब कुछ सेना पर छोड़ दिया है, वो निर्णय ले, उनको खुली छूट दे दी। ये सब तो हो गया था। फिर क्यों वायुसेना अध्यक्ष से या नौसेना अध्यक्ष से अलग से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं? इसका सार यह है, इसका अर्थ यह है कि उन्होंने, सेना ने जो रणनीति बनाई है या अभी तक उन्होंने जो विचार किया होगा उसके बारे में प्रधानमंत्री जानना चाह रहे होंगे। तो इसका अभिप्राय यह भी है कि उनकी रणनीति बन गई होगी और प्रधानमंत्री को उन्होंने बता दिया होगा। तो सार यह है कि हमारी तैयारी पूरी है और हमें उस पल की प्रतीक्षा है जब भारत पूरी शक्ति के साथ पाकिस्तान पर टूट पड़ेगा, पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। हमारा उद्देश्य अब यह नहीं है कि 100, 200, 400 आतंकवादियों को मार दें, ये तो बड़ी छोटी सी बात है। हमारा उद्देश्य यह है कि अब पाकिस्तान नाम का देश बचे ही ना, अब पाकिस्तान रहे ही ना, रहे बांस ना बाजे बांसुरी। यह पाकिस्तान का अंत करेगा यह युद्ध। तो इसी मोड़ पर, इसी बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आशा करता हूं कि आपको यह वार्ता अच्छी लगेगी और आग्रह है आपसे कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वार्ताओं को सुनें, टिप्पणी करें, संभव हो तो शेयर करें। टिप्पणी करने से हमें बड़ा लाभ होता है। आपकी टिप्पणियां हमारे लिए उत्साहवर्धक हैं और जो दर्शक हमारे हैं उनके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप इतने ध्यान से हमारे इस चैनल की वार्ताओं को सुनते हैं। ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।